Hello everyone, welcome to Major HS Courses Balno Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty, and today class होगी हमारी for current affairs of defense. आज तक के जितने भी डिफेंस हैं, फॉर एग्जाम्पल जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये सभी करंट अफेयर्स फॉर डिफेंस वी आर गोइंग टू कवर. क्लियर? जो इस बार एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जो भी न्यूज में है, फॉर एग्जाम्पल इस बार यूएन पीस कीपिंग मिशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 यूएन पीस कीपिंग मिशंस को ऐड किया गया और उनको कंट्री के साथ ऐड किया गया कि किस कंट्री से एसोसिएटेड हैं. तो उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस हैं. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. डिफेंस करंट अफेयर्स होंगे. फर्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन. यह है आपका क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन. तो ध्यान रखना क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म है UNIFIL, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन. इन लेबनन तो ये क्या है? एक यूएन पीस कीपिंग मिशंस है. इन विच कंट्री? सर लेबनन के अंदर है. द रिसेंटली इंडिया कंडेम्ड द रिसेंट किलिंग ऑफ 3 इंडोनेशियन पीस कीपर्स who were deployed in South Lebanon as part of the UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon. Now first question is, where is Lebanon? Where is Lebanon? एक बार देख लेते हैं the location of Lebanon कहां है. This is your world map. तो if you see, this is your Asia. This is your Asia. And where is Middle East? This is your Middle East. मिडिल ईस्ट. और आप देखेंगे दिस इज योर सऊदी अरेबिया. और सऊदी अरेबिया के इधर साइड है आपका क्या? व्हाट इज योर? यहां पर है इजराइल. और इजराइल के जस्ट नॉर्थ में है एक छोटी सी कंट्री लेबनान. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान? सर बेरूत. तो बेरूत के अंदर यूएन यूनाइटेड नेशंस का एक पीस कीपिंग मिशन है विच इज UNIFIL. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और किस कंट्री से एसोसिएटेड है ये भी पूछा जा सकता है. न्यूज में किस लिए था? क्योंकि जो 3 आपके इंडोनेशियन पीस कीपर्स थे जो फोर्स डिप्लॉयड है यूएन की, उनकी डेथ के ऊपर इंडिया ने कंडेम किया था, उसके ऊपर क्वेश्चन है. अब इसके बारे में देख लेते हैं. इट इज अ पीस कीपिंग मिशन इन द साउथ लेबनन, यानी साउथ लेबनन की तरफ, यानी इजराइल की तरफ ये पीस कीपिंग मिशंस डिप्लॉयड है. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल इन 1978. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार पूछा गया. और क्या क्वेश्चन था उसमें? ये क्वेश्चन था यूएन पीस कीपिंग मिशंस के नाम और वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है, ये तो पूछा ही गया. उसमें यह कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं इनको कौन ऑथराइज्ड कर सकता था. और उसमें एक ऑप्शन था सर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, जो कि गलत है. सामने लिखा हुआ है द यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है 1978, उसने इसको एस्टेब्लिश किया. क्लियर है? तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है वो अप्रूव करती है या आपके ऑथराइज करती है इन पीस कीपिंग मिशंस को. क्लियर? द बैकग्राउंड क्या है? ओरिजिनली UNIFIL वाज क्रिएटेड बाय सिक्योरिटी काउंसिल इन मार्च 78 टू कंफर्म इजरायली विड्रॉल फ्रॉम द लेबनन. इजरायली विड्रॉल फ्रॉम द लेबनन. क्लियर है? तो वहीं पर गोलन हाइट्स है, वहीं साउथ लेबनन है. तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक टसल चलती रहती है. और साउथ लेबनन में जो इजरायली ऑक्यूपेशन है या जो इजराइल डिप्लॉयमेंट है, उसके विड्रॉल के लिए ये पीस कीपिंग मिशंस को स्टेशन किया गया था. क्लियर है? Now, the mandate had to be adjusted twice due to the developments in 1982 and 2000. In 2006, the UN Security Council strengthened the peacekeeping mission. This mandate to monitor the cessation of hostilities and among other types. यानी कि hostilities, जो भी hostilities हो रही हैं उनको खत्म करने के लिए और strengthen किया गया था. तो this is your United Nations Interim Force in Lebanon. This is UNIFIL. और ये किस कंट्री से रिलेटेड है? सर लेबनान से रिलेटेड है. तो ध्यान रखेंगे. क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. स्लाइड नंबर 2. व्हाट इज स्लाइड नंबर 2? INS अरिदमान क्या है? रिसेंटली इंडियन इंडक्टेड थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. इट इज अ SSBN न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल
सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अर्दिमान इनटू द इंडियन नेवी। तो क्या है, दिस इज अ सबमरीन। कोई फ्रिगेट नहीं है, कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, कोई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कोई आपका पेट्रोलिंग वेसल नहीं है, पोल्यूशन वेसल नहीं है जो समुद्र प्रताप था। तो क्या है, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है। क्लियर है। It is India's third indigenously built nuclear powered ballistic missile submarine। न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली सबमरीन है। क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली। डीजल सबमरीन्स होती हैं आपकी। क्लियर है। तो ये क्या है, इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। क्लियर। इट इज द सेकंड सबमरीन इन द अरिहंत क्लास। अरिहंत क्लास की सेकंड सबमरीन है ये। इट इज बिल्ड अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट टू बिल्ड न्यूक्लियर सबमरीन एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। तो किसने बनाई है, जो शिप बिल्डिंग सेंटर है इन विशाखापट्टनम, इसने इसको बनाया है। क्लियर है। तो दोनों ही बात ध्यान रखेंगे, इसका नाम ध्यान रखेंगे, कहां पर इंडक्ट हुई है, सेकंड क्लास ऑफ अरिहंत है। इट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्लस किसने बनाई है, इट इज बिल्ड बाय शिप बिल्डिंग वेसल शिप बिल्डिंग सेंटर एट विशाखापट्टनम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज धर्मागार्जन। धर्मागार्जन, जी हाँ, एक्सरसाइज के भी ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था आपका। क्लियर है। इस बार क्वेश्चन ट्राइलेटरल सर्विस के ऊपर पूछा गया था। एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के ऊपर, दोस्ती एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन थे। और ये हमने स्लाइड में कराया था। मालदीव्स के साथ जितनी भी हैं सॉरी, जैसे कि एक्यूविरिन है, इकाता है, और आपकी दोस्ती एक्सरसाइज है, या सिम्बेक्स को ले लीजिए, सिंगापुर के साथ है। क्लियर। और कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है, द्रोण एक्सरसाइज है, साइक्लोन एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज इसमें कराई। और ऐसे ही एक एक्सरसाइज इस बार न्यूज में थी, एक्सरसाइज धर्मगार्जन। इट इज द 7th एडिशन ऑफ एनुअल इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो किस कंट्री से रिलेटेड है, इट इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। इट इज द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मागार्जन commenced at the foreign training node in चौबातिया उत्तराखंड। तो कहां पर हुई है, उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज करी गई है, यानी कि इंडिया के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है धर्मागार्जन। क्लियर। एक्सरसाइज धर्मागार्जन वाज इनिशिएटिव 2018 में, 2018 में स्टार्ट हुई थी ये। एंड इट इज कंडक्टेड एनुअली एंड हेल्ड अल्टरनेटिवली इंडिया जापान। ये क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि इस बार इंडिया में हुई है तो 8th एडिशन जापान में होगा, फिर इंडिया, फिर जापान, फिर इंडिया, फिर जापान। तो ऐसे ही अल्टरनेटिवली एनुअली एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज जिमैक्स। इट अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो जापान के साथ इंडिया की होती है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बोलते हैं। क्या है फुल फॉर्म, जैसे सिम्बेक्स है। सिम्बेक्स क्या है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, दैट इज सिम्बेक्स। जिमैक्स क्या है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज एंड कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब जापान के साथ हमने 2 एक्सरसाइज पढ़ ली है, एक तो जिमैक्स पढ़ ली है और एक धर्मागार्जन पढ़ ली है। दोनों को ध्यान रखेंगे, एक नेवल एक्सरसाइज, एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, और एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इस बार उत्तराखंड में 7th एडिशन इसका हुआ है। 2018 में ये स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सरसाइज दस्तलिक। एक्सरसाइज दस्तलिक है, देखते हैं सर किसके साथ है ये। तो एक्सरसाइज दस्तलिक किसके साथ है ये, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की एक जॉइंट एक्सरसाइज है। कैसी है, इट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज, और इट इज अ नेवल एक्सरसाइज और अ मिलिट्री एक्सरसाइज। सर इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। दस्तलिक 2026 कंक्लूड्स इन नामांगन उज्बेकिस्तान। तो ध्यान रखेंगे ये उज्बेकिस्तान में हुई है, इंडिया में नहीं हुई है, इस बात का ध्यान रखना। कहां पर हुई है सर, उज्बेकिस्तान के अंदर ये एक्सरसाइज कराएगी। एक्सरसाइज दस्तलिक इज एन एनुअल बायलैटरल मिलिट्री ड्रिल कंडक्टेड अल्टरनेटिवली। तो ये भी अल्टरनेटिव जिमैक्स के साथ जैसे होती है, जैसे इस बार इंडिया में हुई है, फिर इस बार उज्बेकिस्तान में ही है, अगली बार इंडिया के अंदर होगी। क्लियर। military drill in India and Uzbekistan. The previous edition was held in April 2025 at the foreign training node in owned Pune. पुणे के अंदर हुई थी पहले ये, इस बार कहां पर हुई है ये, उज्बेकिस्तान के अंदर ये हुई है। क्लियर। ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि महार रेजिमेंट से जो कंटिजेंट्स थे कंप्राइजेस 60 पर्सनल्स इंक्लूडिंग 45 ट्रूप्स फ्रॉम इंडियन आर्मी प्राइमरी फ्रॉम द महार रेजिमेंट। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग सम पर्सनल्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज दस्तलिक। इट इज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, और ये इस बार कहां पर हुई है, इट हैपेंड इन दी उज्बेकिस्तान, नामांगन के अंदर हुई है। नाउ नेक्स्ट इज मालवन। व्हाट इज मालवन?
रिसेंटली द मालवन एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, ध्यान रखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इसको बोलते हैं एसडब्ल्यूसी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एसडब्ल्यूसी, एएसडब्ल्यू। तो पूछी जा सकती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर शैलो वाटर क्राफ्ट क्या है? शैलो वाटरक्राफ्ट, यानी कि शैलो यानी ज्यादा डीप वाटर्स के अंदर नहीं जाता, ये थोड़ा सा कोस्टल एरियाज में रहकर, शैलो वाटर्स में रहकर सबमरीन्स के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? नेक्स्ट, अबाउट इट इज द सेकंड ऑफ 8 सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट एसडब्ल्यूसी बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है इसको ध्यान रखना, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बनाया है। क्लियर? It has been indigenously developed, constructed by Cochin Shipyard Limited. It draws its name from the historical coastal town of Malvan in Maharashtra. तो मालवन एक जगह है, कोस्टल रीजन है महाराष्ट्र के अंदर, वहां से इसका नाम लिया गया है। क्लियर? It has over 80% indigenous, यानी प्राइमरली कहां पर बनाई गई है? इंडिजीनियसली, घर में ही इसका उत्पादन, इसका मैन्युफैक्चरिंग यहां पर हुई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मालवन ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज संशोधक सर्वे वेसल, संशोधक सर्वे वेसल, जी हाँ। नाउ सी व्हाट इज संशोधक। रिसेंटली संशोधक यार्ड 3028 वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। व्हाट इज इट? इट इज द फोर्थ एंड फाइनल सर्वे वेसल बिल्ट अंडर 4 शिप प्रोजेक्ट एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। किसने बनाया है? ध्यान रखेंगे सर, GRSE ने बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। इट कॉन्ट्रैक्टेड ऑफ 4 सर्वे वेसल्स साइंड ऑन अक्टूबर 2018 में। इसके 4 ऐसे वेसल्स बनाने का साइन हुआ था GRC के साथ, उसमें से ये फाइनल और लास्ट शिप है। इट प्रीवियसली शिप्स सेम क्लास NS संध्यक, निर्देशक और INS इक्षक, ये पहले थे, और फोर्थ क्या है आपका? संशोधक। संशोधक, संध्यक, निर्देशक और इक्षक, और उसके बाद है संशोधक। ये कैसे हैं? ये सर एक कैसे हैं संशोधक? ये सर्वे वेसल्स हैं जो सर्वे करते हैं। रोल क्या है? द शिप इज कैपेबल ऑफ फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे, यानी कि सर्वे करने के लिए है डीप हाइड्रो, यानी जो आपका ओशन बेड है, कोस्टल बेड है, उसके सर्वे करने के लिए है। क्लियर? द शिप्स रोल ऑल्सो इंक्लूड्स कलेक्टिंग ओशियोनोग्राफिक एंड जियोफिजिकल डेटा फ्रॉम डिफेंस एंड फॉर डिफेंस एंड सिविल एप्लीकेशंस के लिए। तो नाम ध्यान रखेंगे, किसने बनाया है और ये संशोधक वेसल है क्या? इट इज अ एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट है? जी नहीं। फ्रिगेट है? नहीं। डिस्ट्रॉयर है? नहीं। सबमरीन है? नहीं। ये क्या है? इट इज अ सर्वे वेसल इंडक्टेड इन द इंडियन नेवी एंड हैज बीन बिल्ट बाय द GRC गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है टोंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम। टोंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम ये इस बार न्यूज में था। किससे रिलेटेड है? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ टोंगसुका एयर डिफेंस सिस्टम, और ये किस कंट्री से रिलेटेड है? सर ये रिलेटेड है सोवियत ओरिजिन, यानी कि रशिया से रिलेटेड है। एक रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, एक सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको इंडक्ट कराने के लिए, जिसको प्रोक्योर करने के लिए MOE ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? नाटो इसको क्या बोलती है? SN-19 ग्रीसन। इट इज यूनिकली कंबाइंस मिसाइल्स एंड गन्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो मिसाइल्स ही नहीं, गन्स भी इस प्लेटफॉर्म के अंदर रहती हैं। रेंज क्या है? रेंज 8 से 10 किलोमीटर है, यानी कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ऑल्टीट्यूड 3500 मीटर्स। गाइडेंस, रेडियो कमांड, फायर रेट है आपका ये ऑटो कैनन्स जो है आपकी, यानी कि जो आपकी गन्स है, इसके ऊपर जो गन्स लगी रहती है। क्लियर है? तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। नाम ध्यान रखेंगे किस कंट्री से लिया है और किसने लिया है? इंडिया ने साइन किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड नेक्स्ट, और नेक्स्ट इज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इनके बारे में न्यूज है और इनको हॉल ऑफ फेम के अंदर इंक्लूड किया गया है। इंडक्शन सेरेमनी वाज टुक प्लेस एट अ कार्लिसल बैरक्स विच इज होम टू द US आर्मी वॉर कॉलेज। तो US आर्मी यानी US की जो सेंट्रल कमांड है, द जनरल द्विवेदी इज द अलुमनस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। न्यूज क्या थी? जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडक्टेड इनटू US आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, यानी कि इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम जो कि US आर्मी का वॉर कॉलेज है, उसकी इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। किसको? जनरल ऑफ आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर है?
और ये एलुमनस भी रहे इंस्टीट्यूशन एंड ही वाज ऑनर्ड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड द कंट्रीब्यूशन टू द मिलिट्री लीडरशिप। ही नाउ जॉइंस टू फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ्स अलोंग जनरल वीके सिंह एंड जनरल विक्रम सिंह। तो इन दो पहले को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम जो कि अमेरिकन यूएस आर्मी वॉर कॉलेज है उसमें इंडक्ट किया जा सकता है। थर्ड नंबर पर कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो जनरल वीके सिंह एंड जनरल विक्रम सिंह नाम ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इज द ओनली जनरल ऑफ इंडियन आर्मी दैट हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम? जी नहीं, ही इज द थर्ड वन। पहले कौन थे? जनरल वीके सिंह एंड जनरल विक्रम सिंह। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी के जो कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस 2026 कहां पर हुई है? अप्रैल 14 से स्टार्ट हुई थी। फोकसिंग ऑन ऑपरेशनल रेडीनेस एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एम्फसाइज सेफगार्डिंग इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट अमिड ग्लोबल चैलेंजेस। क्या है की फोकसेस क्या है? द कॉन्फ्रेंस विल बिगिन टुगेदर एट द सीनियर लेवल लीडरशिप ऑल्सो द ऑपरेशनल एंड एरियल कमांडर एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द नेवल हेडक्वार्टर्स। जितने भी नेवल हेडक्वार्टर्स हैं की जो अलग अलग कमांड्स हैं वहां के जो कमांडर्स हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिव्यू द करंट ऑपरेशन एंड टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर स्ट्रेटेजिक टू स्ट्रेंथन द इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंडियाज नेवी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एक्ट 2026। बड़े देखिए ध्यान रखेंगे, सीएपीएफ को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी पुराने टाइम से होती आ रही। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि व्हाट इज सीएपीएफ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सीएपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर रहता है कि सर व्हाट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस, व्हाट इज सीएपीएफ एंड व्हाट इज मिलिट्री फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज योर मिलिट्री फोर्सेस? वी कैन ब्रॉडली जो आर्म्ड फोर्सेस जिनको आप बोला जाता है, दे आर थ्री सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। दीज योर आर आर्म फोर्सेस या आप बोलते हैं मिलिट्री फोर्सेस हैं। नाउ सेकंड कम्स इन सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। मिलिट्री जो आर्म फोर्सेस है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जैसे आर्मी, नेवी एंड आपकी एयरफोर्स, दे कम इन अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बट द सीएपीएफ जो कि 5 फोर्सेस है, सीएपीएफ की कितनी फोर्सेस है? 5 फोर्सेस है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर 5 फोर्सेस आती हैं। वन इज योर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड क्या है आपकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड बीएसएफ। दी 5 फोर्सेस है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आपकी बीएसएफ। क्लियर है? ये 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है और इन्हीं के ऊपर ये एक्ट अप्लाई करता है। एंड व्हाट क्या है एक्ट? ये एक्ट है कि जो आपकी ये 5 फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, इनकी कुछ हायरार्की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी को लेके सर पहले लेफ्टिनेंट आता है, फिर कैप्टन आता है, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। ऐसे ही जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ है, इसमें भी जो ग्रुप गैजेट ऑफिसर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं कहां से? आपके असिस्टेंट कमांडेंट के। कहां? सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको। तो वो किस फोर्सेस के लिए? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए, यानी कि इन 5 फोर्सेस पर अप्लाई होता है वो। तो उनके जो फॉर एग्जाम्पल जैसे लेफ्टिनेंट है वो इक्विवेलेंट होता है कैप्टन के, जो आर्मी का कैप्टन है उसके इक्विवेलेंट होता है। लेफ्टिनेंट से ऊपर कैप्टन है, तो जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो कैप्टन के इक्विवेलेंट हो गया। असिस्टेंट कमांडेंट के रिक्रूटमेंट कौन करती है? वो भी सीएपीएफ करती है, उसका टेस्ट कंडक्ट कराती है। फिर हालांकि इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद इनका सिलेक्शन, मेडिकल के बाद सिलेक्शन होता है। तो ऐसे ही फिर जो असिस्टेंट कमांडेंट बना, फिर वो जाकर डेप्यूटी कमांडेंट बनेगा, फिर 2IC बनेगा, फिर कमांडेंट बनेगा, उसके बाद फिर ब्रिगेड, उसके बाद फिर स्टार्ट आईजी, डीआईजी स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे हाईएस्ट पोजीशंस इनकी होती हैं, क्या होती हैं सर? एक बार देख लेंगे। जो सीएपीएफ की हाईएस्ट पोजीशन जैसे जनरल वगैरह होती हैं, इनकी रैंक्स क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं गैजेट ऑफिसर्स को देखूं तो ये है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट, दिस इज डेप्यूटी कमांडेंट, सेकंड कमांडेंट, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी एंड योर डायरेक्टर जनरल, या जिसको डीजी बोल देते हैं। क्लियर है? प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो सीएपीएफ्स हैं उनकी जो ये ऊपर की फोर्स, ऊपर की जो पोजीशंस होती हैं, हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं ऑफिसेज में, जो डीजी है, आपका आईजी है, डीआईजी है, इनको
इनके ऊपर ज्यादातर आईपीएस का अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है सर? आईपीएस का अपॉइंटमेंट। यानी कि जो कैडर ऑफिसर्स हैं जो अपॉइंट होकर गए हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के टेस्ट से, वो प्रमोशन होकर हाईएस्ट पोजीशन यानी डीजी तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि जो कैडर ऑफिसर्स हैं आपके, जो कैडर ऑफिसर्स हैं उनको मौका नहीं मिल पाता वहां तक पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि आईपीएस का अपॉइंटमेंट 100% डीजी तक होता है और 75% आईजी और 50% डीजी तक, डीआईजी तक होता ही होता है। तो इसका मतलब कैडर ऑफिसर्स को मौका नहीं मिलता है लीड करने का किसी भी फोर्स को, उस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को, जो कि आईपीएस हैं, जो पुलिस सर्विसेज से आते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी पुलिस हैं, उनके जो हेड होते हैं उनको जाकर इनकी बागडोर संभालने को दे दी जाती है। अब ये कंट्रोवर्सी बहुत टाइम से चली आ रही है। डिबेट ये होती है कि जो कैडर ऑफिसर्स हैं जो उस फोर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर उनके हाथ में ही दी जाए इस फोर्स की, वो बेहतर अच्छी तरीके से जानेंगे, इस फोर्स का माहौल जानेंगे, उस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्किंग ऑफ द फोर्स को जानेंगे। ये कि कोई यूपी से आया हुआ आईपीएस जो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है या किसी रेंज के अंदर डीआईजी है, आपने उसको उस फोर्स की, उस एरिया की कमांड दे दी, उसको कैसे पता होगा? दोनों चीजों की, एक पुलिसिंग और एक एज अ मिलिट्री ही काम कर रही है। फॉर एग्जांपल सीआरपीएफ आपकी जम्मू कश्मीर में वहां पड़ी है, तो दोनों का एक डिफरेंट रोल है। तो ये कहते हैं कि एक कैडर ऑफिसर को आप लीड रोल दीजिए, उसकी कमान संभालने दीजिए, ना कि किसी आईपीएस को जो कि एक टिपिकल पुलिसिंग के लिए किसी स्टेट में टिपिकल पुलिसिंग का वर्क जानता है। तो ये डिबेट हमेशा से चली आ रही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से यह बोला कि आप इंश्योर करें कि कैडर ऑफिसर्स को ज्यादा मौका मिले, कैडर ऑफिसर्स का आप अपॉइंटमेंट करें ऊपर की पोजीशंस में, धीरे धीरे कैडर ऑफिसर्स को लाएं, क्योंकि दे आर आल्सो कैपेबल टू लीड देयर फोर्सेस। क्लियर है? उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डायलेमा को, इस कंफ्यूजन को खत्म कर एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एक्ट लाया, जिसको सीएपीएफ एक्ट 2026 बोला गया। अब इसमें बोला क्या गया? ये नाम था सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 हैज बीन नोटिफाइड आफ्टर रिसीविंग असेंट फ्रॉम मैडम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यानी कि किसी भी एक्ट को पास करेंगे तो कैसे होता है कोई एक्ट पास? सर आपको पहले लोकसभा में पास करना होगा, राज्यसभा में पास करना होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए। तो उसी की है कि इस एक्ट, इस जो ये बिल था, इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली, तो अब ये एक्ट बन गया है। द लॉ एस्टेब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर सीएपीएफ एमिंग टू स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस। जो सर्विस कंडीशंस है, रिक्रूटमेंट है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया और एकदम क्लैरिटी देने की कोशिश करी गई, जो अभी तक कंफ्यूजन होता था। क्या है इसके बारे में? The CAPF Bill 2026 will formalize the administrative control and leadership structure of CAPF. मैंने बताया लीडरशिप का सारा पंगा था। It also focuses on ensuring IPS officers to continue to hold top positions in these forces। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है कि IPS ऑफिसर्स ही टॉप पोजीशंस को होल्ड करेंगे। Currently, the IPS officers are appointed on deputation to lead CAPF। यही बताया कि वो डेपुटेशन पे आते हैं, किसी स्टेट में होंगे, अपने कैडर में होंगे और जाकर किसी और फोर्स में चले जाते हैं। With this new bill aims to strengthen this system by providing clear legal framework। यानी अब इसको लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया है, यानी कि इसको अब लीगैलिटी का चोला ओढ़ा दिया गया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सरकार कहेगी ये कानून में लिखा हुआ है, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होगा। क्लियर है? यानी कि इस चीज को स्ट्रेंथन किया है, आईपीएस के रोल्स को, आईपीएस की जो डेपुटेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, एक लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया है विच सपोर्ट्स देयर कंटिन्यूड प्रेजेंस इन दी सीनियर रोल्स। क्लियर है? तो आप क्या कहेंगे? सर इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, सरकार चाहती है अभी भी कि आईपीएस ही इन फोर्सेस को लीड करें। क्लियर है? चलिए, और अब इन फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं कि इनकी वर्किंग है क्या। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि सर 5 फोर्सेस हैं। ये कितनी फोर्सेस हैं? 5 फोर्सेस हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीएसएफ की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है सर? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स का काम क्या है? It guards India's border with Pakistan and Bangladesh, prevents infiltration, smuggling, coastal security, equipped with camel, water and air wing। ध्यान रखें। तो बीएसएफ का पार्ट क्या है? बीएसएफ का काम है जो पाकिस्तान बॉर्डर है, जो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और
ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, यानी कि आज का बांग्लादेश, इसके बॉर्डर्स को गार्ड करती है बीएसएफ, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करने के लिए बनाई हुई है। तो ये एक सीएपीएफ है। नाउ नेक्स्ट इज आईटीबीपी। क्या है आईटीबीपी? आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। इट सिक्योर्स इंडो और तिब्बतन का मतलब क्या है? इट सिक्योर्स इंडिया चाइना बॉर्डर इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, कंडक्ट्स डिजास्टर रिलीफ एंड सपोर्ट्स मॉनिटरिंग एक्सपेडिशंस। यानी कि जो आईटीबीपी है वो आपकी इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करती है अप टू लद्दाख से लेकर साहब अरुणाचल प्रदेश तक। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आईटीबीपी का काम क्या है? इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करना, जैसे कि बीएसएफ है। समझ आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसका काम है, ये भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। अभी तक 2 बॉर्डर गार्डिंग फोर्स पढ़ ली हमने, बीएसएफ जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है, फिर हमने एक और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को पढ़ा आईटीबीपी जो इंडो तिब्बतन को यानी कि इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करती है। और नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जो गार्ड कर दी है नेपाल और भूटान बॉर्डर्स को। और नेपाल, ये रहा आपका नेपाल का बॉर्डर और ये आपका रहा भूटान का बॉर्डर, यानी नेपाल, इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करने का किसका काम है? सर सीएपीएफ का नाम है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। कितनी फोर्सेज हो गई? 3 गार्डिंग फोर्स पढ़ ली। कितनी गार्डिंग? 3 का। अब बची हैं 2। और सबसे पहली आप पढ़ेंगे सीआईएसएफ। क्या है? एक सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नाम से पता चल रहा है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी कि जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि देश के जो की इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको गार्ड करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई, दैट इज सीआईएसएफ। प्रोटेक्ट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी देश के लिए उसका एयरपोर्ट, उसकी सरकारी कंपनियां, उसके न्यूक्लियर एंड स्पेस इंस्टॉलेशंस, जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हो गया है, या न्यूक्लियर आपकी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का मतलब है कहां पर हमारा असला रखा हुआ है वो। एंड प्रोवाइड्स फायर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट, यानी कि फायर और इमरजेंसी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कराती है सीआईएसएफ। क्लियर है? नाउ लास्ट बची है आपकी सीआरपीएफ, सबसे बड़ी सीएपीएफ फोर्सेस में अब तक की सबसे बड़ी सीएपीएफ है सीआरपीएफ। और सर इसका रोल भी उतना ही बड़ा है। आप इलेक्शन ड्यूटी में इसको लगा रहे हैं, आप मिलिटेंसी में इसको लगा रहे हैं, आप एंटी टेररिज्म में इसको लगा रहे हैं, आप इंसर्जेंसी में इसको लगा रहे हैं। क्लियर है? आप एंटी सेपरेटिज्म में इसको लगा रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया के अंदर वहां पर इसको लगा रहे हैं, यानी कि बहुत ब्रॉडर, बहुत ही ज्यादा एक बहुत वाइड इसका रोल है। तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। लार्जेस्ट सीएपीएफ फोकस्ड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी नक्सल ऑपरेशन। सर सबसे स्पेशलाइज्ड यूनिट है नक्सलिज्म के अंदर, जो नक्सल क्षेत्र हैं आपके, सबसे ज्यादा फोर्स किसका डिप्लॉयमेंट है? सबसे ज्यादा सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट है। और उसी चीज के लिए हमने एक अलग से एक यूनिट इसी के अंदर आपने देखो कोबरा कमांडो सुनते हैं, जो कोबरा यूनिट है, जो कोबरा बटालियन है, वो सीआरपीएफ का हिस्सा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबरा? कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। सीओ मतलब कमांडो, बी फॉर बटालियन, आर फॉर रेजोल्यूट एक्शन, यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, एकदम क्विक, तैयार हर चीज का जवाब देने के लिए कोबरा। एंड एक इसी की हमने अंदर से एक और इसमें यूनिट बनाई हुई है आरएएफ, जो आप देखते हैं जहां प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो ब्लू कलर का कैमोफ्लाज पहनकर जो यूनिफॉर्म में पर्सनल्स होते हैं, वो सीआरपीएफ की एक यूनिट है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, यानी कि एंटी राइट्स वगैरह के लिए जो हमने फोर्स अलग से बना ली है। और एंटी नक्सल के लिए स्पेशलाइज्ड है कोबरा कमांडो, यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। क्लियर है? तो लार्जेस्ट अमंग द सीएपीएफ, सीआरपीएफ इज द लार्जेस्ट अमंग द सीएपीएफ। क्लियर है? और इसका रोल भी उतना ही डाइवर्स है। सर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए है, एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए है, इलेक्शन ड्यूटीज के लिए है, राइट्स के लिए है, और कश्मीर में हो मिलिटेंसी या टेररिज्म उसके लिए भी आपकी सीआरपीएफ डिप्लॉयड है।
और इंडियन आर्मी के साथ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो सबसे ज्यादा वहां पर काम कर रही है, दैट इज सीआरपीएफ ऑल्सो। क्लियर है? दैट इज सीआरपीएफ। आप जब अमरनाथ यात्रा में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में आप, हालांकि देश की जितनी भी फोर्सेस हैं वो आप सभी अमरनाथ यात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगी। असम राइफल्स तक वहां पर पड़ी हुई है। इवन असम राइफल्स का काम है, असम राइफल्स का काम है ये जो आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है, इसको गार्ड करना, और बाकी असम राइफल्स यानी कि जो असम की इंसर्जेंसी है उसके लिए गार्ड करना। क्लियर है? लेकिन असम राइफल्स आप देखेंगे जो सोनमर्ग की कुछ वैलीज हैं, जब आप सोनमर्ग से ऊपर की तरफ जाएंगे, वैली की तरफ जाएंगे, तो वहां पर असम राइफल्स उन वैलीज को गार्ड भी कर रही है। सिर्फ अमरनाथ यात्रा में नहीं, अमरनाथ कश्मीर की कुछ वैलीज हैं जहां वो वहां पर गार्ड कर रही है। उनका डेप्लॉयमेंट असम राइफल्स का कश्मीर के अंदर भी है। क्लियर है? चलिए, तो ये है आपकी सीएपीएफ के बारे में कुछ। तो सीआरपीएफ एक्ट आपने पढ़ लिया, और ये थी आपकी कुछ हायरार्की, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपकी गजेट ऑफिसर्स हैं, जो सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट जिसको एसी बोल देते हैं, उसके बाद आता है डेप्यूटी कमांडेंट, उसके बाद आता है 2IC सेकंड इन कमांडेंट, उसके बाद आते हैं आपके सीओ साहब विच इज अ कमांडेंट, और उसके बाद स्टार्ट होती है पुलिस वाली हायरार्की, जैसे पुलिस में होता है डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, आईजी इंस्पेक्टर जनरल, एंड योर डीजी डायरेक्टर जनरल, या कभी कभी पुलिस में एडीजी भी होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो डीजी से पहले आते हैं, स्पेशल डीजी या एडिशनल डीजी, तो सबसे ऊपर डीजी होते हैं। क्लियर है? ये कुछ नॉन गेजेट पर्सनल्स हैं, जैसे कि कांस्टेबल होता है, फिर आप यहां बैज लगा देखेंगे, व्हाइट पट्टियां होती हैं यूपी पुलिस के अंदर, सीनियर कांस्टेबल, 3 पट्टी हैं, अगर 3 स्ट्रिप्स हैं तो हेड कांस्टेबल ऑन स्लीव्स पर लगी रहती हैं यहां पर। उसके बाद शोल्डर्स पर ये, अगर ये वाली लाइन है और 1 स्टार है दैट इज एएसआई, 2 स्टार है तो सब इंस्पेक्टर, और ये इस वाली लाइन के साथ 3 स्टार है तो इंस्पेक्टर, और ये लाइन नहीं है और 3 स्टार है तो आप गजेट ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट को देख रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो आज कंफ्यूजन आई होप खत्म हो गया है कि व्हाट इज सीएपीएफ, व्हाट दे डू, क्या वर्किंग है उनका। क्लियर है? और व्हाट इज सीआरपीएफ एक्ट 2026 और किस इशू से रिलेटेड है ये। क्लियर? चलिए अब देखते हैं मिशन सुदर्शन चक्र, ये बड़ा जरूरी है। मिशन सुदर्शन चक्र अभी भी ये न्यूज में था, इस बार मिशन सुदर्शन चक्र फरवरी मार्च के दौरान न्यूज में था। क्यों था सर मिशन सुदर्शन चक्र? पहली बात तो मोदी जी ने अनाउंस किया है, किस चीज के लिए है? अब मल्टी लेयर डिफेंस फ्रेमवर्क, यानी कि इंडिया एक अपना मल्टी लेयर्ड यानी कि 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा इंडिजीनियसली, यानी डोमेस्टिकली। यही हम अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, डिजाइंड टू प्रोटेक्ट सिटीजंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स फ्रॉम एनिमी स्ट्राइक्स इंक्लूडिंग मिसाइल टेररिज्म एंड साइबर थ्रेट्स। क्लियर है? तो मोदी 10 ईयर डेडलाइन क्या है? इन हिज डिपेंडेंस डे एड्रेस प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट अप 10-year deadline for the developing an indigenous air defense shield integrated with offensive weapons under the mission Sudarshan Chakra to thwart aerial attacks यानी कि aerial attacks को रोकने के लिए। क्लियर है? ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। दिस इज अ यूनिक फ्लाइट टेस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ आवर कंट्री एंड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन एरिया डिफेंस फॉर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज अगेंस्ट एनिमी एरियल थ्रेट्स। क्लियर है? तो काफी एग्रेसिव है इंडिया इस समय अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए, और ये बात भी ठीक है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल हो चुके हैं साहब, कल 1 साल हो चुके थे ऑपरेशन सिंदूर के, तो हमने देखा कि एक एयर डिफेंस सिस्टम, एक जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम, एक बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना जरूरी है। क्लियर है? तो हम इस तरीके का कुछ 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहली लेयर होगी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स होंगे उसमें, फिर सेकंड नंबर पर आएगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और उसके बाद आएगा लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम होगा। लेजर बेस्ड होगा, उसमें लेजर निकलेगी। क्लियर है? तो ये कुछ हमारा एक मिशन सुदर्शन के चक्र के अंदर एक मल्टी लेयर्ड यानी कि 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हम बनाएंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे व्हाट इज मिशन सुदर्शन चक्र, नाम ध्यान रखना, मिशन सुदर्शन चक्र। अब डिफेंस के अंदर जैसे कि इस बार जॉर्डन की लोकेशन पूछ ली गई। अब हालांकि ये ज्योग्राफी समझेंगे आप, लेकिन ये करंट का इशू है और करंट में भी डिफेंस का इशू है। ईरान इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो मिडिल ईस्ट को लेकर क्वेश्चंस पूछ लिए गए, जॉर्डन की बाउंड्रीज पूछ ली गई। हो सकता है ईरान के ऊपर क्वेश्चन आए, हो सकता है मिडिल ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन आए। क्लियर है? हो सकता है ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए।
तो है रिलेटेड किससे सर? करंट से, डिफेंस से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं। उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या आप किसी भी एग्जाम, फॉर एग्जांपल सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसे के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको थोड़ा बहुत उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड वेयर इज इट लोकेटेड एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो एक बार देखिए, ईरान न्यूज में है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? सर तेहरान है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान? सर रियाल है। लोकेशन कहां है? एशिया के अंदर है। नेबरिंग कंट्रीज देख लेंगे एक बार, नेबरिंग कंट्रीज, ये 14 नहीं है, इसको काट लेना। क्या है? इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ इधर इंडिया है, ऊपर अफगानिस्तान लगता है, फिर तुर्कमेनिस्तान है। ये कैस्पियन सी है, एक कैस्पियन लेक है, वो इसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। इधर आपका आर्मेनिया, अजरबैजान है, इधर टर्की है, और टर्की के नीचे आपका आ जाता है इराक। तो कितनी कंट्रीज हो गई हैं सर? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कंट्रीज आपकी बॉर्डर शेयर करती हैं। पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। इनको लिख लीजिए, रट लीजिए। ईरान बहुत टाइम से न्यूज में है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है ईरान के ऊपर। क्लियर? ओशन एंड सी कौन कौन से लगते हैं सर? नीचे तो अरेबियन सी है, इधर गल्फ ऑफ पर्शिया है, ऊपर आता है कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी के ऊपर क्वेश्चन याद रखना, कैस्पियन किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो नाम याद रखेंगे, एक निमोनिक याद रखेंगे, तारिक। क्या याद रखेंगे? तारिक। T4 है तुर्कमेनिस्तान, ये रहा। A4 है अजरबैजान, ये रहा आपका अजरबैजान। R4 है रशिया, R4 है रशिया। I4 है ईरान, और K4 है कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान। तो 7 कितनी कंट्रीज होगी? 1 2 3 4 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। आगे मैं इसको थोड़ा सा और कराऊंगा, मैंने लिखा हुआ है निमोनिक्स। क्लियर? तो थोड़ा चलते हैं, अब ईरान के बारे में देख लेते हैं कि ईरान की इतनी इंपॉर्टेंस है क्यों। सबसे पहले तो ये देखो, व्हाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज इंपॉर्टेंट। व्हाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज इंपॉर्टेंट? इफ यू सी, दिस इज योर वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में देखेंगे दिस इज योर एशिया, दिस इज योर, ये है आपका एशिया। एशिया में आप अगर देखेंगे दिस इज योर मिडिल ईस्ट। क्या है? दिस इज योर मिडिल ईस्ट। यहां पर है मिडिल ईस्ट, ये रहा मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट के पास है आपका क्या सर? एक है आपका ईरान। और ईरान तो ठीक है, लेकिन आप ईरान को देखिए कि आप, ये अरेबियन सी है और ये है आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया, जहां दुनिया के बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, जहां से बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट होता है। क्लियर है? अब उस ऑयल को इस गल्फ ऑफ पर्शिया से बाहर जाने के लिए आपको इस छोटी सी नैरो वाटर बॉडी से गुजरकर जाना पड़ता है। इस छोटी सी नैरो वाटर बॉडी से गुजरकर जाना पड़ता है। यानी कि गल्फ ऑफ पर्शिया से अरेबियन सी की तरफ अगर आपको आना है, और यहां से यूरोप जाना है, इंडिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अफ्रीका जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपको इस छोटी सी नैरो वाटर बॉडी चोक पॉइंट से बाहर निकलना ही निकलना होगा। और इस छोटे से चोक पॉइंट पर बैठा हुआ है, 2 कंट्री बैठी हुई हैं। एक तो नीचे की तरफ है आपकी ओमान, और ऊपर है ईरान। और ईरान के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लोकेशन है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ी एक डिफेंस पावर भी है। क्लियर है? तो इसने क्या किया ईरान ने कि बहुत बड़े जो ऑयल एक्सपोर्ट यहां से जो जहाज निकलते हैं तेल के, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही चोक कर दिया कि यहां से अब किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा। किसके ऊपर दबाव बनाने के लिए सर? यूएसए के दबाव बनाने के लिए। क्लियर है? तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप देखेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट का मतलब ही यही होता है कि वो छोटी सी नैरो वाटर बॉडी जो किसी 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं इसको। हॉर्मुज एक आइलैंड है ईरान की तरफ, ईरान की टेरिटरी की तरफ, ईरान की जो वाटर टेरिटरी है उसकी तरफ एक आइलैंड है हॉर्मुज, उसके नाम पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फॉर एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल सर? ये है यूरोप का मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और ये है आपका एस शेप में आपका अटलांटिक ओशन। यहां से जब आप मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे तो एक छोटी सी वाटर बॉडी से गुजरकर जाएंगे स्पेन और मोरक्को के बीच में, यानी यूरोप और अफ्रीका के बीच में, जहां यूरोप और अफ्रीका आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां से एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी है जो आपको अंदर लेकर जाएगी। इसको भी क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। और इस स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर, बड़ा फेमस स्ट्रेट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। क्लियर है? तो ऐसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जरूरी है। जरा एक बार आप और नजर डालते हैं कि ईरान में थोड़ा सा और देखिए,
कहां पर है? दिस इज योर ईरान, ये है आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया। और मैंने बताया था गल्फ ऑफ पर्शिया में अगर आपको अरेबियन ओशन की तरफ जाना है तो इस छोटे से पॉइंट से गुजरकर जाना पड़ेगा। और इस पॉइंट पर यहां ऊपर है ओमान, नीचे यूएई है और ऊपर है आपका ईरान। तो ईरान और ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो आपको गल्फ ऑफ पर्शिया से गल्फ ऑफ ओमान होते हुए अरेबियन ओशन, अरेबियन सी आपको लेकर जाएगी। क्लियर है? और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी ईरान के अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कुछ माउंटेन्स हैं, बड़े फेमस माउंटेन्स हैं ईरान के। ऊपर की तरफ है एल्ब्रूज माउंटेन्स। क्या है? एल्ब्रूज माउंटेन्स, लिख लेंगे एल्ब्रूज माउंटेन, एल्ब्रूज माउंटेन। और नीचे की तरफ है, इसके साउथ की तरफ गल्फ ऑफ पर्शिया से लगते हुए ज़ैगरोव माउंटेन। क्या है? ज़ैगरोज माउंटेन, ज़ैगरोज माउंटेन और एल्ब्रूज माउंटेन्स, एल्ब्रूज माउंटेन्स या एल्ब्रूज माउंटेन्स बोल देंगे आप। क्लियर है? और एल्ब्रूज माउंटेन के अंदर एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है दमावंद माउंटेन। क्या नाम है? दमावंद माउंटेन, दमावंद माउंटेन। इट इज अ वोल्केनिक माउंटेन, इट इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द एशिया और हाईएस्ट ऑफ ईरान ऑल्सो। क्लियर है? ये किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? सर एल्ब्रूज माउंटेन का पार्ट है ये। क्लियर है? स्ट्रेट मैंने बता दिया कि सर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो यहां पर लगती है, इसके अंदर है। क्लियर? नेक्स्ट, डेजर्ट्स हैं, दो डेजर्ट्स बड़े फेमस हैं ईरान के अंदर। एक का नाम है दस्ते काविर और एक का नाम है दस्ते लुत नमक। क्या है? दस्ते काविर डेजर्ट और दस्ते लुत डेजर्ट, दो बड़े फेमस डेजर्ट हैं, लिख लीजिए, दस्ते काविर एंड दस्ते लुत डेजर्ट्स हैं। कुछ लेक्स हैं, दो बड़ी फेमस लेक्स हैं ईरान के अंदर। एक का नाम है लेक उर्मिया, जो बिल्कुल टर्की की वान लेक की तरफ पड़ती है, लेक उर्मिया। और ये कैसी है? इट इज अ सलाइन लेक, इट इज अ सलाइन लेक। और एक है कैस्पियन सी, ये रही आपकी, मैंने आपको कैस्पियन सी बताई थी, किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है? तारिक यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। ये रही आपकी कैस्पियन सी। और ये लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है जो कि एक सलाइन है। किस तरह है? इट इज अ सलाइन है। और लैंडलॉक बाई 5 कंट्रीज, मैंने आपको बताया, तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान, इन 5 कंट्रीज से ये कवर्ड है आपकी कैस्पियन सी, या आप कैस्पियन लेक बोल सकते हैं। सो क्लियर है? तो ये था कुछ ईरान की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं इजराइल। अब इजराइल के लिए भी न्यूज में है, जापान, ईरान है, इजराइल है और यूएसए, तीनों ही आपके इस न्यूज के अंदर है। तो एक बार देख लेते हैं कि वेयर इज आपका इजराइल। ये आपका मिडिल ईस्ट, दिस इज योर ईरान जो हम अभी पढ़ रहे थे, ईरान जो भी हम पढ़ रहे थे, ये है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज, दिस इज योर गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ बोलते हैं। इसके इधर जाएंगे तो आपको इराक है, इराक की कैपिटल बगदाद है, फिर सीरिया डमास्कस है, ऊपर लेबनान है जो हमने फर्स्ट पीस जो इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस किया था अभी UNIFID के अंदर। क्लियर? उसके नीचे है आपका इजराइल और इधर साइड है जॉर्डन, जॉर्डन के ऊपर इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। और ये है आपका सऊदी अरेबिया, ये है यमन और ये है ओमान, UAE। ये है आपके मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज। ये है रेड सी। अब थोड़ा सा मैं अगर इसको जूम कर दूं तो ये है आपका कुछ इस तरीके से दिखता है आपका इजराइल, ये दिखता है आपका कुछ इस तरीके से इजराइल। इधर साइड आ जाता है इजराइल के, ये पूरा का पूरा इजिप्ट है जिसकी कैपिटल कायरो है। इधर आपका इजिप्ट है, इधर आपका जॉर्डन आ गया, ऊपर सीरिया आ गया, इधर लेबनान आ गया, यही मैंने आपको बताई। और इधर साइड आपका क्या आ गया? इधर साइड आपका मेडिटेरेनियन सी आ गया। तो इस तरीके से आपको पिक्चर दिखाई देगी। इजराइल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्सा है, इसमें बहुत ज्यादा लड़ाइयां चलती ही रहती हैं। दिस इज वेस्ट बैंक। और ये है आपका वही गाजा जिसके अभी गाजा के ऊपर इन्वेड किया था इजराइल ने, क्लियर है, हमास को लेकर। क्लियर? तो दिस इज गाजा स्ट्रिप और दिस इज वेस्ट बैंक इन इजराइल के अंदर। क्लियर है? जो फलस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई चली जा रही है वो इन जगहों के ऊपर ही लड़ाई चली आ रही है। और जेरूसलम वेस्ट बैंक के बिल्कुल इस पार्ट पर ही है। वेस्ट बैंक और इजराइल का जो आपका एग्रीड लैंड माना जाता है उसी के बॉर्डर पर है आपका जेरूसलम। क्लियर? चलिए थोड़ा इजराइल के बारे में देख लेते हैं। करेंसी है शकेल, लोकेशन एशिया है। और नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है? नेबरिंग कंट्रीज आप देख लेना, ये रही ऊपर नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है। नेबरिंग कंट्रीज सर इधर जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है, उधर लेबनान है, इधर आपका इजिप्ट है। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट। और मेडिटेरेनियन सी लगता है, इधर साइड मेडिटेरेनियन सी है। नीचे आपकी क्या है? ऊपर डेड सी है, डेड सी है, इसके अंदर एक लेक आती है जो कि एक सलाइन लेक है। एंड एक है गल्फ ऑफ एडन, ये रही आपकी गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन उधर साइड है, गल्फ ऑफ एडन नहीं है, गल्फ ऑफ अकाबा लिख लेना। क्या लिख लेंगे? गल्फ ऑफ एडन नहीं है, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा।
गल्फ ऑफ अकाबा। और यही गल्फ ऑफ अकाबा की बाउंड्री किसके साथ, जॉर्डन के साथ शेयर होती है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदर लैंडलॉक्ड कंट्री और नॉट, वेदर जॉर्डन इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री और नॉट, जो कि नहीं है। लेक्स क्या क्या है इसके अंदर सर, डेड सी है और गल्फ ऑफ गैलीली है। क्या है, सी ऑफ गैलीली, यानी कि गोलन हाइट्स की तरफ ऊपर है आपका सी ऑफ गैलीली, इधर से निकल कर आती है जॉर्डन रिवर जो जाकर गिरती है डेड सी के अंदर। क्लियर। रिवर्स क्या है, मैंने आपको बताया जॉर्डन रिवर एक फेमस रिवर है इजराइल के अंदर जो फ्लो करती है, जो कि एक नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है किसके बीच में, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। क्लियर। ये था आपका कुछ इजराइल के बारे में। नाउ देयर आर फ्यू क्वेश्चन, देयर आर फ्यू स्लाइड्स ऑन मिसाइल्स ऑल्सो, देयर आर फ्यू स्लाइड्स ऑन मिसाइल्स ऑल्सो, जैसे कि डीआरडीओ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड साल्वो लॉन्च ऑफ पिल्ले मिसाइल। पहले तो पिल्ले मिसाइल को देख लेंगे कि व्हाट इज पिल्ले मिसाइल। इट इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, स्पीड है 1 to 1.6, यानी कि इट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल। क्लियर। रेंज है 150 to 500 किलोमीटर, मतलब एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है ये। ट्रेजेक्टरी इसकी लो है। क्लियर है। और आपका ऑपरेशनल रेंज क्या है, ऑपरेशनल रेंज 150 से 500 किलोमीटर, मैंने आपको अभी बताया। कैन चेंज इट्स पाथ कवरिंग सर्टेन मिड एयर, डिफिकल्ट टू बी ट्रैक, इट इज कैपेबल ऑफ फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर, ये ठीक बात है सारी, बस इसको ध्यान रखना है स्पीड क्या है और रेंज क्या है। और सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है ये। इसका साल्वो लॉन्च किया। व्हाट इज साल्वो, यानी एक के बाद एक लॉन्च करना, एक के बाद एक लॉन्च करना, साइमल्टेनियसली और रैपिड इन सक्सेशन, इसको लॉन्च करना। तो ये हमने टेक्नोलॉजी को क्या कर लिया है सर, हासिल कर लिया है, इसी को बोलते हैं साल्वो लॉन्च। क्लियर। साल्वो लॉन्च। इंडिया की क्या क्या मिसाइल सिस्टम्स इन इंडिया है, एक बार देख लो। व्हाट आर मिसाइल्स इन इंडिया। सर दो टाइप की मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल्स। क्या क्या होती हैं सर, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। Now what is ballistic missile and what is cruise missile? होता यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो आपकी एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती हुई टारगेट करती है, जबकि जो एक क्रूज मिसाइल्स है वो क्रूज करते हुए सरफेस के क्लोज किसी टारगेट को हिट करती है, किसी भी टारगेट को क्या करती है सर, हिट करती है। जो कि एक आपकी बैलिस्टिक है वो ऊपर जाएगी और नीचे जाकर एक ट्रेजेक्टरी के साथ अपने टारगेट को हिट करेगी, जबकि क्रूज जो है वो आपको क्लोज टू सरफेस जो है वो आपको ट्रेवल करती है। तो डिटेक्ट कर पाना किसको मुश्किल है, क्रूज मिसाइल को बहुत लेट डिटेक्ट होती है, जब तक कि मिसाइल बहुत पास आ जाती है और इतना समय नहीं होता कि उसको आप इंटरसेप्ट कर सकें। इसलिए बैलिस्टिक बहुत स्पीड वाली होती है, लेकिन उनको इंटरसेप्ट करना फिर भी आसान है। वो रडार के अंदर बहुत पहले ही डिटेक्ट हो जाती है, उसी के पाथ पर एक इंटरसेप्ट मिसाइल भेज दी जाती है और उसको रोक दिया जाता है। तो ऐसी बैलिस्टिक के अंदर हमारे पास दो मिसाइल सिस्टम है, पृथ्वी और अग्नि, जबकि जो हमारी निर्भय और ब्रह्मोस है ये हमारा क्रूज मिसाइल सिस्टम है। पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है और अग्नि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। क्लियर है। ऐसे ही निर्भय लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, सबसोनिक है बट ब्रह्मोस इट इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम बट इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि ये क्रूज है दूसरा सुपरसोनिक है, इसलिए ब्रह्मोस बहुत ज्यादा लीथल बन जाती है। क्लियर है। बाकी ये है कुछ, पृथ्वी मैंने आपको कराया, इट इज अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, ये लिखा। आकाश है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। नाग है, ये नाग का क्या मतलब होता है, फायर एंड फॉरगेट, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ये थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। एंड नाउ इट इज अग्नि, ये बताया इंटरमीडिएट रेंज है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है हमारा अग्नि, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अग्नि प्राइम, तो अग्नि का ही एक सीरीज की एक मिसाइल है अग्नि प्राइम, जिसको अग्नि पी बोलते हैं। उसमें हमने क्या किया है सर, इसको रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया था, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, यानी कि अब हम एक मोबाइल यानी कि चलते फिरते ट्रेन के डिब्बे के ऊपर से भी अपनी अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, विच मेक्स अस मोर कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स और ऑपरेशंस को पूरा करना। इसके बाद इंडिया कुछ अच्छे ग्रुप ऑफ नेशंस के अंदर आ गया है, जैसे कि रशिया, यूएस, चाइना एंड पॉसिबली नॉर्थ कोरिया के अंदर माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी है। क्लियर है। ये मिसाइल्स की कुछ सीरीज दी हुई है अग्नि मिसाइल्स की, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 और अग्नि पी। इनके बारे में, इनकी डेट से, कब से स्टार्ट हुई और क्या है, तो इसको एक बार आप देख लेंगे अपने एग्जाम से पहले, थोड़ी सी और आपकी नॉलेज को एनहेंस कर दिया जाएगा। मैंने ये टेबल स्लाइड्स में डाल दिया। क्लियर। कब आई है, क्या काम है, कितनी रेंज है, क्लियर है। तो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज अपाची हेलीकॉप्टर्स। तो इतना ध्यान रखना कि हमने अपाची हेलीकॉप्टर्स लिए हैं और इंडियन आर्मी ने लिए हैं। कहां से लिए हैं, यूएसए से लिए। कहां से लिए सर, यूएसए से लिए।
दूसरा, यूएसए में किस कंपनी ने बनाए हैं? मैन्युफैक्चरिंग है बोइंग। बोइंग जो कंपनी है वो अपाची हेलीकॉप्टर्स को बनाती है और इट इज अ एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। लड़ाई के समय पर इस्तेमाल किए जाने वाला हेलीकॉप्टर है अपाची हेलीकॉप्टर। दूसरी बात, क्या इंडिया ने पहली बार इंडिया के अंदर अपाची आए? जी नहीं, इंडियन और एयरफोर्स के पास पहले से ही अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं। अब इंडियन नेवी ने रिसीव किए हैं फ्रॉम द यूएसए, फ्रॉम द बोइंग कंपनी अपाची हेलीकॉप्टर्स। और कहां पर स्टेशन किया है इनको? हमारा जो आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन बेस्ड है जोधपुर राजस्थान के अंदर इनको हमने स्टेशन किया है। दिस इज योर अपाची हेलीकॉप्टर्स, अपाची AH-64E। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान रखना, पूरा नाम ध्यान रखना, ये है अपाची AH-64E जो इंडिया ने लिया है। इसके बहुत सारे टाइप, बहुत सारे वर्जन होते हैं। सूर्य किरण एक्सरसाइज है। सूर्य किरण एक्सरसाइज क्या है? सूर्य किरण एक्सरसाइज किस चीज से रिलेटेड है सर? किस कंट्री के बीच में? पहली बात तो ध्यान रखना, इट इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल आर्मीज टू होल्ड जॉइंट। तो इंडिया और नेपाल के बीच में है, 19th एडिशन है और हुआ कहां पर है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर हुआ है। तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में है, 19th एडिशन इस बार हुआ है और पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज हुई थी। एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, एनुअली कंडक्ट कराई जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना, किस देश के बीच में है, कहां पर हुई है, कौन सा एडिशन है और एनुअली कराई जाती है नहीं, और ये किस टाइप की है, मिलिट्री है नेवल है? सर मिलिट्री, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है टू काउंटर दी टेरर एक्सरसाइज, टू काउंटर दी टेररिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, एक्साइड डेजर्ट साइक्लोन। क्या है एक्साइड डेजर्ट साइक्लोन? फिर से ध्यान रखना किस कंट्री के बीच में है सर? इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। किसके बीच में है? इंडिया यूएई के बीच में। और कैसी है? इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इस बार कहां पर हुई है? आबू धाबी यानी यूएई के अंदर ही हुई है। डेजर्ट साइक्लोन 2 यानी कि सेकंड एडिशन है। तो 2024 में ये स्टार्ट हुई थी। 2024 में डेजर्ट साइक्लोन वाज स्टार्टेड बिटवीन द इंडिया एंड यूएई। क्लियर? हेल्ड इन आबू धाबी यूएई, मैंने आपको बता दिया, लास्ट दिसंबर यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग का ये करंट अफेयर है। दूसरी बात, और एक्सरसाइज क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है जईद तलवार। यूएई के साथ एक और हमारी एक्सरसाइज है विच इज अ नेवल एक्सरसाइज। बस ध्यान रखना, इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज है जईद तलवार, इंडिया और यूएई के बीच में। और मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी है सर? डेजर्ट साइक्लोन 2, इट इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज। क्लियर? नेक्स्ट, ये कुछ एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आपकी नेम ऑफ द एक्सरसाइज है और इंडिया किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज करता है ये मैंने आपके लिए यहां डाला है। इन पर भी थोड़ी नजर डाल लेना जरूर। क्लियर है? एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। इसको ध्यान रखना, ये कराना जरूरी, कोई क्वेश्चन इस बार पूछा गया था एक्यूवेरिन के ऊपर। एक्यूवेरिन एक्सरसाइज है जिसका 14th एडिशन अभी लास्ट ईयर हुआ और किसके बीच में हुआ? इट इज बिटवीन इंडियन मालदीव्स के बीच में। ये क्या है? इट इज अ मिलिट्री बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो एनुअल हर साल की जाती है अल्टरनेटिवली, कि इस बार इंडिया में हुई है, फिर मालदीव्स, फिर इंडिया, फिर मालदीव, फिर इंडिया। इंपॉर्टेंट क्या है कि और एक्सरसाइजेज हैं जो मालदीव्स के साथ होती हैं। एक तो एक्यूवेरिन हो ही गई, एक है आपकी एकाथा, एक्यूवेरिन और एकाथा। उसके साथ साथ ये है आपकी दोस्ती। ये दोनों बायलैटरल हैं बट दोस्ती इज अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स श्रीलंका आल्सो, विच इंक्लूड्स श्रीलंका आल्सो। तो ध्यान रखना, एक्यूवेरिन इंडियन मालदीव्स के बीच में है। इट इज अ मिलिट्री, इट इज एन एनुअली कंडक्टेड एक्सरसाइज। आल्सो एकाथा, आल्सो इट इज एन एनुअली बायलैटरल annually conducted exercise, and dosti is a trilateral exercise which includes Sri Lanka also, India, Maldives and Sri Lanka. Clear? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आईसीजी शिप अमूल्य, ये जरूरी है, आईसीजी शिप अमूल्य, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमूल्य। इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो इंडियन नेवी ने अमूल्य को नहीं लिया है, तो खाली अमूल्य भी पूछा जाता है, अमूल्य भी पूछा जाएगा कि शिप अमूल्य है इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है या आपके इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है? तो किसने किया है सर? इंडियन कोस्ट गार्ड ने अमूल्य को किया है। और व्हाट इज दिस? इट इज अ फास्ट पेट्रोल वेसल। तो हमने अभी और भी पढ़े थे, संशोधक पढ़ा था जो कि एक सर्वे वेसल था, ठीक है, और मालवान पढ़ा था हमने। क्लियर है? सबमरीन भी पढ़ी थी हमने। तो ऐसे ही हमने क्या पढ़ा? हमने अमूल्य पढ़ा। और अमूल्य क्या है? इट इज अ फास्ट पेट्रोल वेसल, पेट्रोलिंग के लिए वेसल है। और किसने लिया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है। क्वेश्चन ये है कि बनाया किसने है? बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 60% इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं और ये एक आदमी क्लास का फास्ट पेट्रोल वेसल है। और आदमी क्लास में कौन कौन से बनाए जा रहे हैं? और ये थर्ड वेसल है। और टोटल किसने बनाने हैं हमको? ये लिखे हुए आज आदमी आ चुका है,
अक्षर आ चुका है, अमूल्य अब आया है, उसके बाद अक्षय आएगा, अंचल आएगा, अटल आएगा, अजीत आएगा और अपराजित आएंगे। यानी टोटल 8 पेट्रोल वेसल्स दिए जाना है इंडियन कोस्ट गार्ड को, जिसमें कि 3 अमूल्य तक आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के पास। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक हेडलाइन है, फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य कमीशन्ड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। क्लियर। नेक्स्ट, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? पैट्रियोट किस कंट्री से रिलेटेड है इसका ध्यान रखना। द पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम इज ऑफ यूएसए। यूएस और ईरान के वॉर में भी इसका जिक्र हो रहा था। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जो उनका पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उन्होंने मिडिल ईस्ट के अपने जो एयरफोर्स स्टेशंस हैं, एयर बेसिस हैं, वहां पर उन्होंने स्टेशन किया गया था पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंटरसेप्ट कर रहा था ईरानियन मिसाइल्स को। क्लियर है। तो कंट्री ध्यान रखना, इट इज फ्रॉम यूएस। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था यूक्रेन को देने के लिए, लेकिन अभी ईरान में भी इसका यूज किया गया। तो किस कंट्री से ओरिजिन है इसका? यूएसए से ओरिजिन है। क्लियर है। रडार रेंज है 150 किलोमीटर की इसकी रडार रेंज है। क्लियर है। और 240 यूनिट्स होती हैं जो कि डिलीवर टू 19 कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज के पास, इसका मतलब ये है। और लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे विच इज एक्सरसाइज सिम्बेक्स। और इसकी मैं आपसे बात कर चुका हूं, इसकी बात कर चुके हैं। और ये क्या है? एक्सरसाइज सिम्बेक्स क्या है? सिंगापुर इंडिया मिलिट्री बाइलेटरल एक्सरसाइज, मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। इट इज इंडिया नेवी गोइंग टू पार्टिसिपेट 32nd एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम्बेक्स। सिम्बेक्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि क्या फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? सिंगापुर इंडिया मिलिट्री bilateral exercise. It is between India and Singapore. It is a naval exercise, maritime exercise. इसका 32nd एडिशन कहां पर हुआ है? इंडिया के अंदर, यानी कि वाटर्स के अंदर हुआ है। एक्सरसाइज लायन किंग से नाम से जाना जाता था इसको 1994 से। क्लियर है। और एक्सरसाइज सपोर्ट्स इंडियाज विजन सागर और एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है, उसको सपोर्ट करता है। तो ये है टोटल। नाम ध्यान रखना कि फुल फॉर्म क्या है, किस कंट्री से रिलेटेड है, एनुअली करी जाती है और मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और इस बार का 32nd एडिशन इस बार सिम्बेक्स का हुआ है। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट। आई होप ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। और एक एक करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करना, सिर्फ लिखकर और इस क्लास को पढ़कर काम नहीं चलेगा। बार बार आपको आना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और आने वाले जो मंथ्स हैं, ऐसे ही अलग अलग मंथ्स के हम डिफेंस के करंट अफेयर या अलग अलग टॉपिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटीज हो गए, इनके करंट अफेयर्स धीरे धीरे एक एक क्लास से लाते रहेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।